Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. और आप हैं मेरे राइजिंग स्टार्स. राइजिंग स्टार्स इज क्लास 9th बैच. हाँ, आपके लिए ही एक्सक्लूसिव कंटेंट हम बना रहे हैं इसी चैनल पर, और वो भी एक नहीं दो नहीं, आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स पे. हाँ, आप किसी भी टॉपिक पर चैप्टर समझना चाहते हैं, कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो बस एक काम करिए, उस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण रूपानी. हाँ, एक्सपेरिमेंटेशन, हाँ, और मेजरमेंट चैप्टर पढ़ना है आपको, बस चैप्टर का नाम टाइप करो और आगे लिख दो बाय सर तरुण रूपानी. ये आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं. आपको डेफिनेटली मेरे बनाए लेसन वीडियो मिलने वाले हैं. और आज की बारी है आपके रिक्वेस्ट पर बनने वाला चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट. हाँ, आप में से बहुत सारे मेरे राइजिंग स्टार्स मुझे इसका लिंक भेज रहे थे कि प्लीज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बनाइए. तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. बात करते हैं क्या प्लांट्स. सर ये तो ब्रीदिंग है. हाँ, ब्रीदिंग मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्रीदिंग करते हैं प्लांट्स और रेस्पिरेशन भी करते हैं प्लांट्स. जवाब है हां. इसका मतलब है कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे आप और मैं, क्योंकि हम और आप ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं. सर हम लोग को दिखता नहीं है रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स. ट्रू है, आपकी बात सही है. देखिए, हम लोग जब रेस्पिरेशन करेंगे, स्पेशली ब्रीदिंग करेंगे, तो क्लियर कट दिखता है. आप खुद ही अपने नाक के आगे क्या करिए, एक लंबी ब्रेथ लीजिए बाबा रामदेव की तरह और छोड़िए, तो आपको अपने आप ही क्या होगा, आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट तो दिखाई देगा, दोनों सुनाई और दिखाई देगा. प्लांट का जी, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं जैसे आप और हम सब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी चाहिए एनर्जी. रेस्पिरेशन से आपको और हमें एनर्जी मिल रही है. आपने अगर खाना खा लिया और इमेजिन करिए कि आपने ऑक्सीजन का इंटेक नहीं किया और फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज नहीं की, तो शायद आप बैठ नहीं पाएंगे, शायद आप दौड़ नहीं पाएंगे, और बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, हाँ इवन पढ़ाई भी, ये सब नहीं कर पाएंगे. तो रेस्पिरेशन सारे कामों की एनर्जी देता है, और प्लांट्स को भी ढेर सारे काम करने होते हैं, वो सारे काम उन्हें इस रेस्पिरेशन से मिली एनर्जी से मिलता है. आइए पहले समझते हैं एक बार टेक्निकल वर्ड रेस्पिरेशन क्या है. तो रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है. सर ये मेटाबॉलिक, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है. और क्या करता है, जहां लिविंग सेल्स ऑब्टेन एनर्जी करती हैं बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करना है, और साथ में प्रोड्यूस करना है एनर्जी. ठीक है, वो कैसे होती है, कैसे एनर्जी लिबरेट होती है, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस. मैंने इंसानों का, आपका और मेरा एग्जांपल दिया कि हमने जो खाना खाया, तो आपने रोटी खाई, चपाती खाई, चावल खाया, दाल खाया, हाँ, वो आपके ऑक्सीजन के मिलने से ब्रेकडाउन हो जाता है, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है. इससे एनर्जी उसके अंदर जो स्टोर्ड होती है वो रिलीज हो जाती है. हाँ, कुछ एनर्जी हीट के रूप में होती है और कुछ एनर्जी एटीपी के रूप में होती है. आइए थोड़ा सा और समझते हैं क्या क्या एनर्जी में चेंजेस टेक प्लेस करते हैं और क्या है एक रिएक्शन. तो जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी कहां से आ रही है, तो एनर्जी आ रही है ग्लूकोज से. कौन से? ग्लूकोज से आ रही है, जो कि ब्रेकडाउन हो जा रहा है. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जा रहा है. हाँ, ग्लूकोज एक तरह का सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, ये रहा, देखिए ग्लूकोज C6H12O6, ये है ग्लूकोज. ऑक्सीजन के मिलने पर रेस्पिरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, तो जो हमने खाना खाया, मैंने कहा आप और मेरा एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ प्लांट में ही वो खाना होता है. आप जो प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, आप मैंने कहा चपाती खा रहे हैं, वो व्हीट की बनी है. आप राइस खा रहे हैं, वो है ना, राइस खा रहे हैं तो राइस प्लांट से मिला है, तो वो एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. तो वो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से मिलता है, साथ में कुछ एंजाइम होते हैं जो इसको ब्रेक डाउन करने में, हाँ
फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में ब्रेक करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वाटर वेपर रिलीज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ये रिएक्शन आपको आना चाहिए। यू शुड नो द केमिकल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। आइए देखिए, इस रिएक्शन से तीन बेसिक चीजें पता चलेंगी हमें। पहला चीज हमें जो पता चलने वाली है वो ये कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। तो क्या ये एक ही बार में हो जाता है? ना ना ना, सारी एनर्जी या सारा ब्रेकडाउन एक बार में नहीं होता है, बल्कि ये स्टेप वाइज होता है। पहला स्टेप इसमें है ग्लाइकोलिसिस। देखिए, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करना। हां, ये स्टेप साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करता है। क्या होता है? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड पैदा करता है। सर ये पायरुविक एसिड, अरे पायरुवेट। हां, पायरुवेट इज द अदर टर्म फॉर पायरुविक एसिड। एक्चुअली पायरुवेट वो बेस है जिससे और केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, मतलब पायरुविक एसिड का वो बेस है। तो इस दौरान क्या हो रहा है? ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक हो जा रहा है, और इस स्टेप में याद रखिएगा ये स्टार्टिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, और यहीं से ग्लाइकोलिसिस शुरू। पर अगला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस के बाद का स्टेप है, नाम है क्रेब साइकिल। ये क्रेब साइकिल इसका मेजर पार्ट है। इस दौरान क्या होता है? सेकंड स्टेज में क्या होता है? ये जो पायरुवेट प्रोड्यूस हुआ, अगर इसको और ऑक्सीजन मिलेगी, फर्दर ऑक्सीजन मिलेगी, तो क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी रिलीज करेगा एटीपी के। पर ये सारा प्रोसेस कहां टेक प्लेस करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। आप देखिए, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा सामने बनाया है, ध्यान से देखिए। दिखाना चाहते हैं कि ऑक्सीजन इनटेक हो रही है। एरो को देखिए, क्या शो कर रहा है कि ऑक्सीजन इनटेक हो रही है। और क्रेब साइकिल में जो पायरुविक एसिड आया था, जिसे मैं कह रहा हूं पायरुवेट आया था, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिलीज करता है, और ये साथ में रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में रिलीज करता है वाटर वेपर और एटीपी। कितना एटीपी रिलीज करता है? 36। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, और वो हर स्टेप में किसी ना किसी एंजाइम का इस्तेमाल होता है। हां, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में एनर्जी रिलीज करने के लिए खूब सारे क्या लगते हैं? एंजाइम लगते हैं। एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हीट के रूप में हो रही है, और इवन एटीपी के रूप में हो रही है। आप अपनी और हमारी बॉडी में तो चेक भी कर सकते हैं, ऐसा करके देखिए आपको गर्म हवा आपके हाथ में लगती नजर आएगी। ये सब किसकी बात कर रहा हूं? अभी मैं आपके एग्जांपल से समझा रहा हूं, पर ये सब प्लांट में भी हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्लांट भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जी नहीं, प्लांट का जो प्रोसेस है बहुत ग्रेजुअल, बहुत स्लो है, और जो वो हीट भी रिलीज कर रहे हैं वो बहुत स्लो है। इसीलिए आप और मैं उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, पर हो यही रहा है, ठीक है। एनर्जी जो है वो एटीपी के रूप में रिलीज हो रही है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टोटल 38 एटीपी प्रोड्यूस करता है। सर 38 कैसे? आप तो 38 कह रहे थे। ध्यान से देखिएगा, 36 तो क्रेब साइकिल में हो रही है, और 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है ग्लाइकोलिसिस में। तो 2 प्लस 36 इट बिकम्स 38। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी रिलीज करता है। कुछ इस तरीके से होता है, जरा जिसको देखिए फूड का ब्रेकडाउन, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज है हमारे फूड में, मैंने बताया, और ये ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रेकडाउन होता है तो वाटर, और एनर्जी रिलीज करता है। अब ये एनर्जी एटीपी के रूप में होती है, और यही एनर्जी जब एटीपी जब फॉस्फेट लूज करता है तो वो एटीपी बन जाता है, और वापस गेन करता है तो एटीपी बन जाता है। एक साइकिल बन जाती है। फॉस्फेट पार्टिकल का ऐड और लूज होने से ये चेंज करता रहता है, साइकिल में आ जाता है। साथ में मैंने कहा ये एनर्जी हीट के रूप में, कुछ एनर्जी, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड एज हीट, एंड मेजर पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन द वर्क। मतलब मैं और आप जो काम कर पा रहे हैं वो इसी एटीपी की वजह से है, थैंक्स टू एटीपी, ठीक है। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमने बताया सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो दो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। पहली बात करेंगे एनाबॉलिक एक्टिविटी की।
जब ये एनाबॉलिज्म की बात करते हैं तो इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें बायोसिंथेसिस होता है, कंबिनेशन होता है, ज्वाइन करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है। इस समय एनर्जी उल्टा क्या होती है, कंज्यूम होती है, प्रोड्यूस नहीं होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। सर कोई एग्जांपल दीजिए एनाबॉलिज्म का, तो सबसे अच्छा एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। सही सुन रहे हैं, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है। याद करिए, फोटोसिंथेसिस में कॉम्बिनेशन होता है, किसका कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों मिलकर प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखा, तो कंबाइन कर रहे हैं चीजों को और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। एनर्जी क्या कर रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, सोलर एनर्जी, सन एनर्जी, सनलाइट ले रहे हैं, तो यहां पे एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, पर प्रोसेस क्या है, कंस्ट्रक्टिव। अब इसका उल्टा है डिस्ट्रक्टिव। हम बात कर रहे हैं कैटाबॉलिक की, और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यहां पर उल्टा होगा, यहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, टूटेगा और रिलीज करेगा एनर्जी। तो ये डिस्ट्रक्टिव है, ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, दोनों में डिफरेंस भी आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी आ जाएगा। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्लियर है? आइए अब एक बार और देखिए रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। अभी तक तो आपने देखा था, आप सिंपल डेफिनेशन देखेंगे। तो रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन प्रोसेस, मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस, आप इसके बदले कैटाबॉलिक लिख सकते हैं, इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच अ लिविंग सेल ऑक्सीडाइजेज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कीवर्ड है कि ऑर्गेनिक मैटर, अर्थात आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किया था उसको वो ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीडाइज करता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है? आइए, रेस्पिरेशन और बर्निंग में कुछ सिमिलैरिटी भी है। क्या कह रहे हैं आप, जलाएंगे चीजों को, कोई चीज को बर्न करेंगे, पेपर जलाया आपने, उसमें भी क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, और रेस्पिरेशन में भी चीजें जल रही हैं। हाँ भाई, ग्लूकोज जल के ब्रेक डाउन हो जा रहा है। चलिए कैसे हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है, क्या दोनों में कुछ सिमिलरिटी है? हाँ, सिमिलरिटी है कि दोनों ही एनर्जी रिलीज करते हैं। पेपर जलाते हो हीट निकलती है कि नहीं निकलती है, रेस्पिरेशन से हीट निकलती है कि नहीं निकलती है, हो गया सिमिलरिटी। दोनों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 है ये, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होता है। पर ये तो हो गई कुछ सिमिलरिटी। आइए ढेर सारी डिफरेंसेस जाने, जलाने में, बर्निंग में और रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल, एंड ये सब किसके प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यहां पर बर्निंग एक सिंगल स्टेप में, एक बार आग लगाया, फप से जल गया पूरा राख, और इसमें एंजाइम चाहिए, इसमें हीट चाहिए। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, जबकि ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है क्योंकि वस्तुओं में हो रहा है, इसीलिए वर्ड है फिजिको। और यहां पे एनर्जी एटीपी के रूप में और कुछ हीट कम है, एटीपी ज्यादा है, और यहां पे एनर्जी जब भी होगी हीट और लाइट के रूप में होगी। जब जलाएंगे चीजों को, आग लगेगी तो हीट और लाइट पैदा होगी। यहां पर नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। याद रखिएगा, रेस्पिरेशन में कोई लाइट नहीं निकलती है, जबकि बर्न करने पे, चीजों को जलाने पे तो लाइट दिखाई देती है। ये सेलुलर प्रोसेस है, विद इन दी सेल टेक प्लेस करता है। ये नॉन सेलुलर अर्थात नॉन लिविंग बॉडी पे, डेड चीजों पे टेक करने वाला प्रोसेस है। ये बॉडी टेम्परेचर पे टेक प्लेस करता है, और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो बिगनिंग टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। हाँ, आग लगने का मिनिमम टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर। आइए अब समझते हैं प्लांट के रेस्पिरेशन से। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। क्या प्लांट कहां से रेस्पायर कर रहा है? आप कहेंगे सर रूट से भी रेस्पायर कर रहा है ना, क्योंकि रूट्स को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। इसीलिए तो कहा गया है कि जब आप सीड लगाइए तो बहुत गहराई पर मत लगाइए। अगर बहुत डीप लगा देंगे अगर सीड, तो क्या होगा, उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो ग्रो नहीं कर पाएगी। समझ गए ना? इसीलिए सीड को क्या करना चाहिए, लूज सॉइल में लगाना चाहिए। कभी आपने सुना है फार्मर्स प्लॉइंग करते हैं, टिलिंग ऑफ द लैंड करते हैं? क्यों? इसीलिए करते हैं। टिल करना मतलब हल चलाना। देखा है, बैल से चलाते थे पहले, आजकल तो ट्रैक्टर्स आ गए हैं।
तो हल चलाते समय क्या करते हैं, जमीन को उखाड़ देते हैं, उखाड़ना मतलब समझ गए ना, जो सॉइल, स्टिकी सॉइल होती है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ताकि एयर नीचे नीचे जा सके, क्योंकि रूट्स नीचे होती हैं और रूट्स को ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं, सॉइल को प्लॉव करना पड़ता है, टिलिंग करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है। और तो और देखिए, आपकी लीव्स भी ऑक्सीजन ले रही हैं, और कहां से ले रही हैं, स्टोमेटा से ले रही हैं। इवन स्टेम्स भी लेते हैं, और स्टेम में होता है लेंटिसेल्स। तो आइए देखते हैं प्लांट कहां कहां से रेस्पिरेशन करते हैं। बेसिकली तो प्लांट का हर एक पार्ट रेस्पायर कर रहा है, पर 3 मेन इनलेट्स हैं। पहला इनलेट है स्टोमेटा, ये लीफ के यूजुअली लोअर सरफेस में ज्यादा पाया जाता है। ये माइन्यूट पोर्स होते हैं, हाँ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं। लेंटिसेल्स आपको दिख जाएंगे, आप किसी भी पेड़ के स्टेम को टच करिए, पेड़ के तने को टच करिए, देखिए आपको बड़े बड़े पोर्स दिखाई देंगे, वो लेंटिसेल्स हैं। ये हमेशा ओपन रहते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, दिन में खुले रहते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। और यहां तो मैंने कहा रूट की सरफेसेस से। प्लॉइंग और टिलिंग का मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया। टिलिंग करने से क्या होता है, एयर स्पेस पैदा हो जाती है सॉइल्स में, जिससे रूट्स को ऑक्सीजन मिल पाती है। और तो और दिन के टाइम पे, जब डे टाइम चल रहा होता है, उस समय फोटोसिंथेसिस चल रही होती है, और लीव्स उस समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही होती हैं। और उसी दौरान जब वो लीव ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही होती हैं, वो प्लांट्स के काम भी आता है, क्योंकि प्लांट्स भी करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक तरह से प्लांट अपने लिए तो ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, और हम सबके लिए, आपके और मेरे लिए, वो प्राणवायु पैदा कर रहा है, ऑक्सीजन। सोचिए, धरती में प्लांट्स ही ना हो, क्या होगा? शायद हम और आप इस धरती में रहेंगे भी नहीं, बचेंगे भी नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो आप आज ब्रीथ कर रहे हैं, आज जो आप सांस ले रहे हैं, वो प्लांट्स की दी हुई है। इसीलिए हर बार कहा जा रहा है, क्या करो, पेड़ मत काटो, बल्कि पेड़ लगाओ। तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, लाइफ, हमारी लाइफ गिविंग एयर दे रहे हैं। कभी लोगों से सुना है कि पेड़ के नीचे रात को मत सोया करो? क्या कहते हैं, सुना है क्या आपने? किसने कहा है? हाँ, कोई कहता है अरे पेड़ के नीचे सोओगे तो मर जाओगे, भूत आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, दिस इज ऑल नॉनसेंस, दिस इज ऑल बकवास, दिस इज ऑल सुपरस्टिशन। और पेड़ के नीचे रात को प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रात को। भाई दिन में तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, इसीलिए पेड़ के नीचे मत सोया करो, मर जाओगे। जी नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग नोशन है ये। हाँ, ये गलत जानकारी है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अभी आपके रूम में है, शायद ये ज्यादा होगी प्लांट के नीचे, ट्रीज के नीचे। मतलब ट्रीज की रेस्पिरेशन का रेट्स बहुत स्लो होता है, जितनी वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर भी रहे हैं वो बहुत ज्यादा है नहीं। समझ गया ना? और पेड़ के नीचे दिन में, ओहो, वो भी गर्मी के दिनों में बड़ा मजा आता है। आई थिंक, आई एम वेरी श्योर कि तुम भी गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे आराम करने रुक जाते होगे। कभी स्कूल से गुजर रहे होगे और स्कूल के आसपास अगर पेड़ होगा, या रिसेस में, क्या कहते हो, रिसेस में जो आपके स्कूल में अगर कोई बड़ा सा ट्री होगा, खास करके मैंगो, पीपल, नीम, कोई बड़ा पेड़ होगा, उसके नीचे खड़े होकर के आप बहुत राहत महसूस करते होगे। सच कहना मुझे, क्यों? क्योंकि दिन में वो ट्रांसपिरेशन करता है, खूब सारा वाटर पर रिलीज करता है, इसीलिए वो आसपास ठंडा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर लाइफ गिविंग ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए बहुत आप इंजॉय करते हैं पेड़ों के नीचे रह करके। हाँ, आपको सच में पेड़ों का साथ बहुत अच्छा लगता होगा। चलिए, अब रेस्पिरेशन के टाइप्स समझते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एक ऐसा रेस्पिरेशन जो अभी हमने डिस्कस किया, वो सब एरोबिक डिस्कस करते हैं। इतनी देर तक जो हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यही डिस्कस किया था। ये कौन सा रेस्पिरेशन है? यही तो है एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन विच प्रोसीड्स ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन एरोबिक है। इसका मतलब मैं और आप कौन सा रेस्पिरेशन कर रहे हैं? एरोबिक। मैं और आप यूजुअली एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जिसके ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं हम लोग? प्लांट करता है क्या? चलिए, मैं अगर अपने लिए कहूं कि हम लोग भी, तुम और मैं भी एनऑर्बिकली ब्रीथ करते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, हम लोग तो मर जाएंगे।
नहीं नहीं, सही कह रहा हूं, आप और मैं भी एनऑर्बिकली रेस्पायर करते हैं, बट ओनली इन दी सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नॉट द एंटायर बॉडी। सर कब होता है? सोचिए आप तेजी से रेस में दौड़ रहे हैं और आपको रेस फिनिश करना है और आप पूरी जान लगा देते हैं फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए। उस समय आपकी पूरी ताकत लगी रहती है, आप बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं, बहुत तेज सांस ले होते हैं। तब कभी महसूस किया है जब आप बैठते हैं आपके पैर में ऐसे से करते हैं, पैर को पकड़ते ऐसे से करते पैर की मसल्स को? क्या आप ऐसा करते हैं? मैं श्योर हूं अगर आप अच्छे रेसर हैं, अच्छे रनर हैं, तो जरूर करते रहे होंगे। तो वो पार्ट, वो मसल पैर का जिसकी मदद से आप दौड़ रहे थे, उस लेग की मसल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। कुछ समय के लिए वो पार्ट एनोरेबिकली ब्रीथ करता है, पूरी बॉडी नहीं, वो पार्ट, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है और एनर्जी प्रोड्यूस कम हो रही होती है। कुछ समय के लिए एनोरेबिकली वहां पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और जब आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आधी एक घंटा रिलैक्स कर लेते हैं, मसल्स को थोड़ा सा, हाँ ना, थोड़ा सा कहते हैं ना, मालिश कर देते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि थोड़ी देर बाद वो लैक्टिक एसिड वहां से रिमूव हो जाता है, वो जो पिंच है, वहां जो चुभन है, खत्म हो जाती है। तो यस, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन प्लांट्स भी करते हैं। हमने तो कर दिया, प्लांट्स भी करते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। आपको पता है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो एनऑर्बिकली रेस्पिरेशन करते हैं। स्पेशली जब हमको चीजों को फर्मेंट कराना होता है, जब चीजों को सड़ाना गलाना होता है, तो भी उसको क्या करना पड़ता है? एक बंद जार के अंदर करना पड़ता है, और फिर भी वहां पर बैक्टीरिया या वायरसेस ग्रो कर जाते हैं, वो भी एनऑर्बिकली ब्रीथ करते हैं। समझ गए? तो यस, पार्ट्स ऑफ द प्लांट रेस्पायर इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऐसा करते हैं तो मैंने कहा एनऑर्बिक या एनऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है, क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट के एनऑर्बिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे प्रोड्यूस होता है इथेनॉल। हां, इथाइल अल्कोहल भी आप बोल सकते हैं। क्या? शराब। आपको पता है शराब, जिसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, कैसे बनती है? नहीं मालूम है? आपको पता होना चाहिए। शराब बनाने के लिए जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन्हीं को ही सड़ा गला दिया जाता है। इवन काजू की, सही सुन रहे हैं, कैश्यू नट की शराब बनती है, जौ की बनती है, बियर, हाँ बियर बार्ली से बनती है, बी से बियर, बी से बार्ली, मेज ग्रेन से बनती है। सच कह रहा हूं, इन सब में क्या है? इथेनॉल है। कैसे बनती है सर? इनको सड़ाया गलाया जाता है इन अ पैक्ड जार, एक बड़े से बैरल में रख करके, एक अंडरग्राउंड रूम में रख करके एक डैम्प कंडीशन में छोड़ दिया जाता है। वहां पर वो सड़ने गलने के बाद विद द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, वहां पे क्या होता है? वो अल्कोहल बन जाती है। सही, सच कह रहा हूं। तो इथेनॉल बनता है एनॉरिक रेस्पिरेशन से, साथ में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी एनर्जी। इस बार एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, सिर्फ 2 ATP। याद रखिएगा, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई भी एनऑर्बिकली ही रिस्पायर करते हैं, उल्टा वो एरोबिक आने पे मर भी जाते हैं। कौन? एनऑर्बिक वाले, एरोबिक वाले बैक्टीरिया और फंजाई। आइए डिफरेंस समझते हैं एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होना है, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होना है। एक में कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने वाला है, एक में पार्शियल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने वाला है। एक में एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ वाटर है, एक में एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल। एक में एनर्जी रिलीज होगी 38 ATP, जो कि बहुत ज्यादा है। एक में एनर्जी रिलीज होगी सिर्फ 2 ATP, जो कि बहुत कम है। एक नॉर्मली हमारी और आपकी लाइफ में हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये टेम्पररी होता है और शॉर्ट ड्यूरेशंस के दौरान होता है। यहां तक क्लियर है? आइए आगे समझते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के रेस्पिरेशन पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। एक एक एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट ये शो करने के लिए कि ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। हां, ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन का टेक इन करना इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। पहला काम तो यही है। तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, साबित करते हैं। क्या करना है? एक सेटअप देख लीजिए। इस सेटअप में फ्लास्क ए में रखा है हमने एक वेट कॉटन वुल, और साथ में रखी है जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड है मतलब कि इन सीड्स ग्रो करेंगी। और इस फ्लास्क में सोडा लाइम रखा है,
सोडा लाइम का काम क्या है? एब्जॉर्ब करना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करेगा सोडा लाइम? एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जर्मिनेटिंग सीड्स रखी है कॉटन वुल के ऊपर। वेट कॉटन वुल है, पानी मिल रहा है इसको, एयर मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है इसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो ये प्रोड्यूस कर भी रहा होगा वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कुछ दिन बाद, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 5-6 दिन बाद देखेंगे, तो देखेंगे कि इसमें वाटर लेवल राइज कर जाएगा। किसमें? फ्लास्क ए में। आइए फ्लास्क बी की बात करें। फ्लास्क बी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है? जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसकी कंडीशन को एब्सेंट कर देते हैं। जैसे इसमें सीड कौन सी लेंगे? डेड सीड लेंगे। जब सीड ही डेड होगी तो क्या होगा? अच्छा, डेड सीड के साथ साथ क्या करेंगे? इस सीड में एंटीसेप्टिक लगा देंगे, हाँ, ताकि इसमें बैक्टीरिया या जर्म्स ना ग्रो कर पाए। सॉरी, तो एंटीसेप्टिक लगा करके रखेंगे ताकि जर्म्स और बैक्टीरिया का इस पे ग्रोथ ना हो पाए, फंगस ग्रोथ ना हो पाए। और इसमें भी सोडा लाइम रखा है, सिमिलर प्रोसेस है। इस वाले फ्लास्क बी में, जिसमें कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में, उसमें एक देखेंगे कि वाटर लेवल राइज करेगा, बहुत कम करेगा। तो यहां पे पानी का लेवल क्यों राइज कर रहा है ए में? तो रीजन है कि इसके अंदर का ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो गया है ना, इस जार का ऑक्सीजन, इस फ्लास्क का ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी खत्म हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा लाइम ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए जितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उतना लेवल वाटर का राइज हो जा रहा है, उतना सा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब फ्लास्क बी में ये थोड़ा सा पानी क्यों राइज हो रहा है? थोड़ा सा पानी क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो चुका होगा सोडा लाइम द्वारा, इसीलिए। क्लियर है? आइए, तो हेंस प्रूव हो गया कि इस जार में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। चेक करना चाहते हो कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है? कैसे चेक करेंगे? बस क्या करेंगे, एक बर्निंग स्प्लिंटर ले आएंगे और यहां पे ले आएंगे ऊपर इसके माउथ पे, इसको खोल देंगे, इस कॉक को निकाल देंगे और इस पे क्या करेंगे, बर्निंग स्प्लिंटर ले आएंगे। देखेंगे कि बर्निंग स्प्लिंटर इसमें बुझ जाएगा, गोज ऑफ हो जाएगा फ्लास्क ए में। लॉजिक सिंपल है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। जबकि फ्लास्क बी में ले जाएंगे बर्निंग स्प्लिंटर तो वो जलता रहेगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन तो एज इट इज पड़ी हुई है, यूज्ड अप नहीं हुई है। साबित हो गया कि ऑक्सीजन यूज्ड हो गई है, इस्तेमाल हो गई है रेस्पिरेशन में। ठीक है, फ्लास्क ए में। आइए दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए है? ये प्रूव करने के लिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं। चलो सेटअप में क्या करना है, 2 फ्लास्क लेने हैं, आप देख पा रहे हैं। पहला फ्लास्क ए, इसमें सोक्ड सीड लेनी है, इसमें बीन सीड लेंगे, वेट कॉटन लेंगे। इसका मतलब है इसके पास एयर है, वाटर है, सुटेबल टेम्परेचर है, ये सीड ग्रो करेगी। यहां पर बॉइल्ड सीड लेंगे, मतलब कि डेड सीड हो गई। ठीक है ना? ये एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। जो बी वाला है हमारा वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। क्या होगा? देखेंगे कि कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम डेज, देखेंगे कि ये बीन सीड्स ग्रो भी कर जाएंगी फ्लास्क ए वाली। और अब चेक करना है कि क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की कि नहीं की। तो इसका क्या करेंगे, इसका कॉर्क रिमूव करेंगे, किसका? फ्लास्क ए का। और कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवी गैस होती है। इसको क्या करेंगे, ऐसे एक लाइम वाटर फिल्ड एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे जिसमें लाइम वाटर होगा। लाइम वाटर में इसको क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर ऐड कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होती है, देखिए ऐसे टिल्ट करने से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, इसमें चली आएगी। और अब दिखती तो है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोई बात नहीं, टेस्ट ट्यूब को शेक कर देंगे। इस लाइम वाटर वाले टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, शेक कर देंगे। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो प्रूव हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती, और यही होगा भी। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, इसका टेस्ट भी हो गया। कैसे टेस्ट हुआ? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की मतलब व्हाइट हो जाएगा। ये टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। हैंड्स प्रूव कि फ्लास्क ए में जर्मिनेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था। रेस्पिरेशन करते समय सीड्स ने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा था, और वही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बना रहा है। अगर बी में टेस्ट करेंगे तो नो चेंज। टेस्ट ट्यूब फ्लास्क बी में, क्योंकि वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है,
वहां पे चेक करेंगे, अगर उसको टेस्ट करेंगे लाइम वाटर, देखेंगे कि लाइम वाटर चेंज नहीं हो रहा है। आइए, अगर आप जर्मिनेटिंग सीड को कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसी का ही एक अल्टरनेटिव तरीका है। ये चेक करना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए क्या किया हमने, बीन सीड्स को कहां रख दिया, हमने बीन सीड्स को ले लिया इस बीच वाले बी वाले फ्लास्क में, सॉरी सी वाले फ्लास्क में, ठीक है। यहां से एयर सक कर रहे हैं, यहां पर लगा हुआ है लाइम वाटर, यहां पर है लाइम वाटर, यहां पर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैंने लाइम वाटर बोला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा है, ताकि यहां से एयर जब इन आए तो वो अंदर जाते ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर जाए। इसका मतलब है ये जो एयर यहां पे होगी, ये जो एयर यहां से जाएगी, टेस्ट फ्लास्क ए से जाएगी, वो फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड होगी, फ्री फ्रॉम CO2। क्यों, क्योंकि CO2 किसने एब्जॉर्ब कर लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब ये वाला लाइम वाटर विल नॉट टर्न मिल्की, विल नॉट बी मिल्की। क्यों मिल्की नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो गैस पहुंचेगी, ये वाली जो एयर यहां पहुंचेगी, वो फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब ये वाली एयर फ्लास्क बी से पहुंचेगी किस पे, इस जर्मिनेटिंग सीड्स पे। जर्मिनेटिंग सीड्स कुछ दिन बाद 5 to 6 डेज बाद क्या करेंगी, ग्रो करती हुई नजर आएंगी और खूब सारी गैस प्रोड्यूस करेंगी इसके अंदर। और वो गैस अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं, सी वाले टास्क में इसको चेक करने के लिए क्या करना है, ये गैस अपने आप मूव करके पहुंचेंगी फ्लास्क डी में। फ्लास्क डी में मौजूद है लाइम वाटर। ये लाइम वाटर वाला डी वाला लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, व्हाइटिश हो जाएगा। क्या, व्हाइटिश हो जाएगा। हेंस प्रूव कि ग्रीन प्लांट्स और जर्मिनेटिंग सीड्स जो बोलूं प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। साबित कर दिया दोनों ही तरीकों से, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको आना चाहिए, ठीक है। आइए, अब एक एक्सपेरिमेंट है कि प्रूव कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। अभी तक तो सीड्स भी देखा था, क्या प्रूव करना है कि ग्रीन प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, सीड्स नहीं करती हैं सिर्फ, सीड्स तो छोटी होती है, ये पौधा भी करता है। इस बार एक नई चीज क्या करनी है, आपको एक ग्रीन प्लांट ही ले लेना है। क्या करना है, एक्सपेरिमेंट सेटअप देखिए, ध्यान से देखिए, इस बार सेटअप यहां से शुरू है। सबसे पहले क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है जिसमें आपको रखनी है लाइम वाटर, ठीक। यहां से एयर इनटेक हो रही है, इसमें यहां पर मौजूद है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या करता है, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब सोडा कार्बन डाइऑक्साइड करता है। आप सोडा लाइम के बदले KOH भी ले सकते हैं इफ यू वांट टू टेक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वही काम करता है। क्या करना है हमको, इस एयर को जो इनटेक हो रही है, जो एयर अंदर आ रही है, वो फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब यहां पहुंचेगी तो लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा। पर ये एयर जो यहां से गई, जो कि फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इस बेल जार में एंटर करेगी। अब इसको क्या करना है, याद रखिएगा, क्योंकि ये रेस्पिरेशन का एक्सपेरिमेंट है, या तो इसको पूरे को ब्लैक क्लॉथ से ढक दीजिए, आइदर कीप अ ब्लैक क्लॉथ ऑन द एंटायर ऑफ दिस, पूरे पर ब्लैक कलर का क्लॉथ लगा दीजिए यहां पर, और यहां तो उसको क्या करिए, एक डार्क रूम में करिए, ठीक है। सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए वरना फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, याद है ना। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहां पहुंची ही नहीं, इसका मतलब इस जार के अंदर सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो इस जार में है, वो ये ये रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट ले लेंगे और प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसके स्टोमेटा, इसकी रूट्स क्या करेंगी, इसकी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी ऑक्सीजन को और प्रोड्यूस करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड को। ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके पहुंचेगी जार बी में, फ्लास्क बी में। फ्लास्क बी में फिर से लाइम वाटर रखा हुआ है और इस बार लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, जो ये प्रूव कर देगा कि इवन ग्रीन प्लांट्स रेस्पायर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, आप अपने आप से भी चेक कर सकते हैं कि आप भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। सर वो कैसे करें, लैब में आप जाइए, आपकी लैब में, हाँ आपके यहां लैब में ले जाते होंगे आपको, तो वहां पर आप क्या करिए, अपनी ब्रीद आउट एयर को एक टेस्ट ट्यूब जिसमें थोड़ा सा क्या हो लाइम वाटर हो, उसमें ब्रीद आउट करिए जानबूझ का,
जानबूझ कर क्या करिए, उसमें खूब सारी एयर ब्रीद आउट करिए, देखेंगे कि कुछ देर बाद जब आप उसको शेक करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। जरूर ट्राई करिएगा। हाँ, जिससे यह साबित होता है कि यू एंड आई एज ह्यूमन बींग्स जब रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। देखा, ये आप चेक कर सकते हैं। आइए अब क्या शो करना है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान। जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो खूब सारी हीट निकलती है। सर आपके शरीर में इतना पसीना क्यों? हाँ, आपको इतनी हीट क्यों लग रही है सर? अरे हमारा एसी खराब हो गया है, हमारे इस रूम में मैं फैन नहीं चला सकता। फैन इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि अगर फैन चलाऊंगा तो फैन की आवाज इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी और ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी। हाँ, सो इसीलिए मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं, आपके लिए बना रहा हूं, एक सच्चे प्यार के लिए, आपके लिए। हाँ, और आपका सच्चा लाइक पाने के लिए। हाँ, आप महसूस कर रहे होंगे मुझे लगातार स्वेटिंग करता हुआ देख करके। अगर आप मेरे सच्चे राइजिंग स्टार हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि आई एम द ओनली सोर्स फॉर यू पीपल टू मेक द बेस्ट कंटेंट। हाँ, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे राइजिंग स्टार्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट पा सके, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। ये सब पेड लेसन्स हो सकते थे। हाँ, और बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपसे ढेर सारे पैसे मांग रही होगी, पर मैंने एब्सोल्युटली फ्री रखा है आप सबके लिए ये सारे कंटेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार देखेंगे कि प्लांट्स रेस्पिरेशन के दौरान हीट रिलीज करते हैं। क्या करना है, करीब 200 सीड्स को ले लेना है सोक करने के बाद, और इनको 24 आवर्स सोक करने के बाद क्या करना है, 2 जार्स में डाल देने हैं। 2 आपको इसको जार्स में डाल देना है। एक हिस्से की सीड्स को डेड कर देना है, बॉइल्ड सीड लेना है, और एक जर्मिनेटिंग सीड लेनी है। क्या करना है, 2 ग्रुप में लिखना है। जो पहला वाला फ्लास्क है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें जर्मिनेटिंग सीड होगी, और जो कंट्रोल सेटअप है इसमें डेड सीड होंगी, और साथ में इसमें पड़ा होगा एंटीसेप्टिक, ताकि इसमें क्या हो, बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ ना हो सके। अब इस दोनों में क्या करेंगे, कॉटन प्लग लगा करके साथ में थर्मामीटर पुट कर देंगे। दोनों में थर्मामीटर लगा देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए, लीव इट फॉर सम आवर्स। कुछ घंटों बाद क्या होगा, कुछ घंटों बाद देखेंगे कि जो जर्मिनेटिंग सीड है उसका टेम्परेचर राइज हो चुका है, जबकि डेड सीड्स जो रेस्पिरेशन नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो रेस्पिरेशन ही नहीं कर रही हैं तो हीट रिलीज नहीं कर रही हैं, इसीलिए उनका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। देखा, वो रूम टेम्परेचर ही शो कर रही हैं डेड सीड्स, जबकि जर्मिनेटिंग सीड्स का टेम्परेचर देखिए कहां ऊपर चला गया, इतना ऊपर। तो दिस शोज दैट की हीट इज रिलीज्ड। और मैंने तो कहा था आपके मेरे साथ हीट रिलीज चेक कर रहा हूं तो सबसे आसान है, बस मुंह के आगे क्या करिए, अपने माउथ के आगे तेजी से हा करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके मुंह से गर्म हवा निकल रही है। चेक करके देखो अभी क्या कहते हो, है ना? तो क्या प्रूव हो गया कि तुम भी रेस्पिरेशन कर रहे हो हर वक्त और प्रोड्यूस कर रहे हो हीट और एनर्जी। चलिए अगला एक्सपेरिमेंट है जो हम दिखाना चाहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या प्लांट्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं? जवाब है हाँ। क्या करेंगे, दो जार लेंगे, हाँ मरकरी, सॉरी दो क्यों, एक ही ले लेते हैं। इसमें एक जार लेते हैं मरकरी से पूरा मरकरी से भरा हुआ, उसमें इंसर्ट कर देते हैं पील्ड पीस। सर पील्ड पीस मतलब पीस जिसको वेट किया गया है, ऊपर से उसका छिलका निकाल दिया है। पीस मतलब हो गया, समझ गए ना, ऊपर की टेस्टा या सीड कोट रिमूव कर दी गई है। इससे जर्मिनेशन थोड़ा फास्ट होता है, बस इसीलिए। क्या करना है, इस सीड्स को यहां से देखिए इस जगह से इंसर्ट कर देना है। किसमें? एक मरकरी के टेस्ट ट्यूब और मरकरी के फ्लास्क में। देखिए 2 से 3 दिन उसको छोड़ देना है, 2-3 दिन उसको पड़े रहने देना है, क्योंकि ये मरकरी है, इसके पास एयर अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये सीड जर्मिनेट करेगी, और जर्मिनेट भी करेगी और प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। सर इसके पास ऑक्सीजन कहां से आया, एनर्जी कहां से आई? बताया तो था, जब एनएरोबिकली ब्रीथ करती है तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, एनर्जी रिलीज करती है, पर एनर्जी रिलीज करती है सिर्फ 2 ATP का, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो ये रही वो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहां पर ये सीड नीचे चले गई हैं, यहां से सीड नीचे आ गई हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस मरकरी को नीचे पुश कर रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे,
लाइम वाटर ऐड कर देंगे, देखेंगे कि लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो हेंस प्रूव हो जाएगा कि बीन सीड्स या प्लांट्स एनएरोबिकली भी रेस्पायर कर सकते हैं। पर क्या हमेशा करेंगे, लाइफ लॉन्ग करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इसका कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होगा सर? अरे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के लिए डेड सीड डाल देना, यहां पर जहां जर्मेटिक सीड डाला था यहां पर वहां डेड सीड डाल देना, बॉइल्ड सीड करके कार्बोलिक एसिड में डाल करके, ताकि उसमें जर्म्स ना ग्रो करें, फिर लगा देना, फिर देखना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी। ये होगा उसका कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। आइए समझते हैं दोनों में डिफरेंस। तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, याद होगा, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन ठीक उल्टा है, कैटाबॉलिक है। आओ दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है, रेस्पिरेशन तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे हम लोग हो, हम लोग भी तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। और जब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटो मतलब ही लाइट, तो ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, ये रेस्पिरेशन ऑल टाइम्स होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स टेक इन करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साथ में चाहिए होता है उनको क्लोरोफिल, साथ में चाहिए होती है सनलाइट। क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस में? और इसमें तो होता है ऑक्सीजन यूज करते हैं और ग्लूकोज यूज करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसमें लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फूड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड यूजफुल एनर्जी। इसमें वेट गेन होता है, इसमें वेट लॉस होता है, इसमें फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप ये सब जानते हैं। आइए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और हम लोग में, हमारे और यस मुझ में और एनिमल, मतलब हम लोग तो एनिमल है ही, प्लांट्स में क्या डिफरेंस है? मैंने कहा हम लोग जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मैं और तुम जो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, ब्रीदिंग के साथ रेस्पिरेशन हो रहा है, इसमें गैसियस ट्रांसपोर्ट है, प्लांट्स में ऐसा नहीं है। देखिए देयर इज नो गैसियस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्लांट्स में सेल टू सेल डिफ्यूजन क्या करता है, डायरेक्ट हो जाता है, सेल टू सेल, ठीक है। हमारे यहां तो ट्रांसपोर्ट के लिए एक मैकेनिज्म है ना। इन एनिमल्स ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म करता है, अर्थात ब्लड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, वहां पे एनर्जी रिलीज करता है, क्या कहते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके ले आता है। प्लांट्स में क्या ऑक्सीजन होता है, ब्लड होता है क्या? जी नहीं, समझ गया ना, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। अच्छा, जब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान अगर प्लांट्स एनारोबिक ब्रीथ करेंगे तो इथाइल अल्कोहल पैदा करेंगे। मैंने कहा था शराब पैदा करेंगे, शराब ऐसे ही बनती है, प्लांट प्रोडक्ट है शराब, याद रखिएगा। कैसे बनी है? प्लांट्स को, प्लांट की सीड्स को, प्लांट के फ्रूट्स को एनारोबिकली सड़ाया गला जाता है, उससे बनते हैं। और एनिमल्स, मैं और आप जब एनारोबिकली ब्रीथ करते हैं, हमारे बॉडी का कुछ पार्ट एनारोबिकली ब्रीथ करता है, वो पार्ट लैक्टिक एसिड पैदा करता है। और लास्ट, प्लांट्स में लिटिल हीट प्रोड्यूस हो रही है और हम में ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। जरा दौड़ के आओ मेरे साथ, दौड़ के आओ आप कहीं से, देखो कितना पसीना होता है, कितनी हीट निकलती है। और मुझे इस क्लास बनाने में आप महसूस कर पाएंगे कितना मेरा पसीना निकला होगा, आपने जरूर महसूस किया होगा। चलिए, इसी बातों के साथ ये लेसन फिनिश होता है। और ये यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो लाइक के बिना आप मेरे साथ यहां आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपके कमेंट का तो मुझे विशेष वेट होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। आपके कहने पर ये लेसन वीडियोस हम बना रहे हैं और आपका प्यार, आपका लाइक मुझे जरूर चाहिए। हां, अगर आप मेरे सच्चे राइजिंग स्टार हैं तो ढेर सारे कंटेंट्स, फ्री कंटेंट्स आपको मिल रहे हैं। और प्लीज पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, फोकस होके पढ़िए, और जो चाहते हो तुम बन जाओगे। यस, बिलीव इन योरसेल्फ। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।